नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, इन्होंने रिसेंटली एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो सुनकर पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनकी सरकार डर गई है। जेडी वैंस ने खुलकर बोल दिया, ये जो इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रही है ना, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम यहां पर कुछ इंटरवेंशन नहीं करने वाले। ये बड़ी स्टेटमेंट है जेडी वैंस की कि यूएस कहीं से भी इंटरवीन नहीं करेगा इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट में। दोनों कंट्रीज को आपस में रिजॉल्व करने दो। हाँ, हम बीच बीच में बोलते रहेंगे कि मत लड़िए, शांति से डी एस्केलेट कर लीजिए, मगर यूएसए की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस बार नहीं होने वाली। नन ऑफ आर बिजनेस। इनकी जो क्लिप है, वीडियो क्लिप जो सामने आई है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर हिस्ट्री में आप जाओगे अगर, तो एक बात नोट करना, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसमें यूएसए की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। यूएस पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में तो डायरेक्टली यूएसए ने एक बार को भारत को अटैक करने का ही सोच लिया था। और फिर 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री को भारी डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, उस वक्त का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये भागकर गया था उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास और ये बोला, इंडिया को रोक लीजिए, नहीं तो इंडिया बहुत सारा एरिया हमारा कब्जा लेगा। बिल क्लिंटन ने फिर इंटरवेंशन करी और कारगिल वॉर समाप्त हुई। इस बार यूएस कह रहा है पहली बार कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई हमारी इंटरवेंशन नहीं होगी, दोनों को आपस में ये इशू खुद निपटाने दो। ये वीडियो मैं चाहता हूं ये आप देखें। United States. Sure. How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the president has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. नाउ जेडी वैंस की स्टेटमेंट यहां पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको समझना होगा, वैंस ने पहली बात तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डराने का जरिया होता है न्यूक्लियर वॉर, इसको ख़त्म कर दिया। आपने सुना होगा आखिरी में जेडी वैंस ने यह बोला था कि हमें नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान की जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है ये एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना इनको भरोसा है, इनकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है, जो बातचीत हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली। तो अब यहां पर ना ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से दुनिया को धमकियां दे रहा था कि जी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, दुनिया में कोई देश नहीं बचेगा अगर पाकिस्तान पे अटैक हो गया, वो सारी जो धमकियां होती है पाकिस्तान की, जो इससे पहले इमरान खान दिया करता था कि हम एटमी ताकत है, न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे, वो सारी धमकियां यहां पर जेडी वैंस ने न्यूट्रलाइज कर दी है। और साफ साफ लग रहा है यूएसए की तरफ से 100% गो अहेड टू इंडिया कि जितने आतंकवादी मारने हैं मारो, पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचाओ, यूएस कहीं से भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश नहीं करने वाला। और इसलिए मैं कहूंगा भारत के लिए आज के समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम पीओके का कुछ एरिया वापस ले सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ लैंड गेन कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब हमने कोट एंड कोट गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान को, उस वक्त भी लोगों ने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया, ये रोक भी नहीं पाए। पाकिस्तान ने उस वक्त बोल दिया था कि हाँ नहीं, हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं थे, अचानक से हो गया सब कुछ, नहीं तो हम ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद आपको याद होगा पिछले ही साल ना ईरान ने मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान में। ये 2024 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ईरान ने डेडली मिसाइल अटैक किया है पाकिस्तान पर। इन लोगों ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक से कुछ ईरान के हिसाब से जो अराजक तत्व हैं पाकिस्तान में, उनको टारगेट किया था। पाकिस्तान बहुत रोया कि देखिए मिसाइल कैसे मार दिया हमको, हमारी सॉवरेनिटी ये वो वगैरह। ईरान ने उसका कुछ खास जवाब दिया नहीं। और ये मिसाइल स्ट्राइक मैं आपको बता दूं,
बलूचिस्तान के बीचों बीच एक एरिया है, कू ए सब्ज, यहां पर किया गया था। कोई बॉर्डर एरिया का मिसाइल स्ट्राइक नहीं था। उस वक्त भी कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करता क्या? मतलब ना इंडियन मिसाइल को ये रोक पाते हैं, ना ईरानियन मिसाइल को रोक पाते हैं। और अब जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में अटैक किया है, खूब सारे इनके टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, इतने सारे आतंकवादी मार दिए। पाकिस्तानीज खुद कह रहे हैं इंडियंस आए हमारे यहाँ पर, जो इनको करना था कर दिया, हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो क्लियरली इस वक्त चाइनीज मेड जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान ने पता नहीं क्या सोच के परचेज कर लिया था, ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इसमें मैं यही बता दूं, अमेरिकन इस बात को देखकर भी खुश होंगे कि अच्छा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने बेकार हैं, क्योंकि कल को अमेरिका को भी पता है कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है ताइवान के इशू को लेकर। तो हालांकि मुझको ये बात बोलनी पड़ेगी, HQ-9 ऐसा नहीं है कि चाइना का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है, इनके पास काफी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, मगर इनकी टेक्नोलॉजी इतनी पुअर है कि एक मिसाइल को भी नहीं ये लोग रोक पाए। तो क्लियरली आज के समय भारत के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूएसए ने बोल दिया है हम बिजी हैं, अपना इकोनॉमी वगैरह का संभाल रहे हैं, हम टैरिफ वगैरह का हमारा इशू चल रहा है, हमें कुछ पड़ी नहीं है पाकिस्तान के साथ आप क्या करते हैं। साफ साफ हम रीड कर पा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर तो यहाँ पर होगी नहीं। इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वी कैन डू समथिंग बिग हेयर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नहीं बिल्कुल यूएस पाकिस्तान की मदद करेगा ही नहीं, आप यहां से भी देख लो, पाकिस्तान की सरकार का एक नैरेटिव ये दुनिया भर में फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आतंकवाद के कोई कैंप्स नहीं है और पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का। ना इस नैरेटिव को मार्को रूबियो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। शहबाज शरीफ ने फोन किया मार्को रूबियो को, बोला कि इंडिया मार रहा है बचाओ हमको। मार्को रूबियो ने एक बात बोली, एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट ग्रुप्स, खत्म करो आतंकवादियों का समर्थन करना, नहीं तो ये होता रहेगा। यूएसए ने क्लियरली बोल दिया कि देखिए रिस्ट्रेंट वगैरह जो भी हम यहाँ पे करें, मगर जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है ना उसका रीजन सिंपली यही है, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन अभी भी हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में। यूएस, इवन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन भी लग रहा है कि भारत की तरफ ही खड़ा है। इनिशियली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हम चिंतित हैं वॉर को लेकर, मगर अब यूरोपियन यूनियन भी एक प्रो इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है। इधर आप लोग देख पाओगे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम बिल्कुल समर्थन करते हैं भारत के अधिकार का कि आतंकवाद के अगेंस्ट भारत कार्रवाई कर सकता है। हालांकि फिर बाद में बोल दिया दोनों साइड्स को हम कहेंगे डी एस्केलेट कर लो अब और लड़ाई बढ़ाना मत, क्योंकि नर्वसनेस तो देखिए दुनिया में होती है। आप कह लीजिए हालांकि यूएस को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा नहीं, मगर यूरोप में इस बात को लेकर नर्वसनेस है कि अगर यूज़ हो गए तो क्या होगा। तो दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। रशिया हमारे साथ है, यूरोपियन यूनियन हमारे पक्ष में स्टेटमेंट्स दे रहा है, यूएस कह रहा है मैंने आंखें बंद कर ली है, जो करना है करो यहाँ पर। चाइना भी बस यही स्टेटमेंट दे रहा है कि हम रिग्रेट करते हैं, बुरा हुआ वगैरह। चाइना अपनी तरफ से जो सपोर्ट पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखोगे कुछ चाइनीज लोग रेसिस्ट बातें कर रहे हैं भारत के बारे में, उस सब के अलावा आप अगर देखो तो चाइना का कुछ ज्यादा खास सपोर्ट है नहीं टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। प्लीज जो भी न्यूज आई थी ना कि कराची पे अटैक किया है वगैरह, इसको रियल कर दो। कुछ ना कुछ भारत कर सकता है, वी कैन डू समथिंग बिग ओवर हेयर। इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं मुझसे, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा,
ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।